कि भाजपा तो रणनीति बना ही रही है। कांग्रेस के अंदर भी, अंदर खाने भी जो उसके रणनीतिकार हैं, वो कई स्तर पर काम करते हुए दिख रहे हैं। आप बंधु तिर्की को देखें कि जिस तरीके से नगड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यदि नगड़ी की जमीन इस आदिवासी समुदाय के हाथ से निकल गई तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, या आदिवासी समुदाय के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, या फिर बंधु तिर्की यह बतलाना चाह रहे हैं कि सीएम हेमंत के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। केएन त्रिपाठी जो लंबे समय से सीएम हेमंत से नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस के रणनीति को समझें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं केएन त्रिपाठी को आगे कर करके एक अगला पॉलिटिक्स पलामू के इलाके में खेलती हुई नजर आती। दोस्तों, मैं अक्सर कहता रहता हूं, राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। ना यहाँ अस्थाई दोस्ती होती है, ना अस्थाई दुश्मनी होती है। दोस्ती कब दुश्मनी का रूप ले ले और दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाए, कुछ भी कहना मुश्किल होता है। और यदि आप दोस्त हैं भी तो दोस्ती के भी अलग अलग रंग होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे 2029 नजदीक आता जा रहा है, हर बीते लम्हे के साथ हम 2029 की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राजनीति के कई रंग आपको अभी से देखने को मिलने शुरू हो चुके हैं। 2 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था, एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने सुना था और आपको बतलाने की कोशिश की थी कि 2029 को लेकर भाजपा की तैयारी क्या है, और मैंने उसमें तमाम बिंदुओं को रखा था और यह बतलाने की कोशिश की थी कि आदिवासी वोटरों से नाराज भाजपा के सामने सिर्फ कुर्मी कुर्मी आदि समुदाय को साधना एक बड़ी रणनीति के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि तब भी मैंने चर्चा की थी और आज भी वो चुनौती बरकरार है। जिस तरीके से संथाल में, जिस तरीके से कोल्हान में, जिस तरीके से पलामू प्रमंडल में आप उस रूप में कुर्मी पॉलिटिक्स को फलते फूलते नहीं देख सकते हैं, उस रूप में कुर्मी पॉलिटिक्स का बाहुल्य नहीं देख सकते हैं, कुर्मी समुदाय की बाहुलता नहीं देख सकते हैं। हालांकि कोल्हान में करीबन करीबन 16 से 20% आबादी मानी जाती है, बावजूद इसके उत्तरी छोटा नागपुर ही कुर्मी पॉलिटिक्स का मजबूत किला रहा है। उस हालत में देखना दिलचस्प होगा कि जैसा कि हम लोग ने चर्चा की थी कि टाइगर जयराम महतो और भाजपा के बीच एक समझौता हो सकता है, लेकिन बड़ा पेचीदगी यह है कि क्या भाजपा, जिसका मुख्य आधार ही रहा है उत्तरी छोटा नागपुर, तो बगोदर और उसके तमाम गिरिडीह, बोकारो, ये तमाम जो सीटें हैं, क्या भाजपा जेएलके के साथ समझौता करना चाहेगी? लेकिन उसी वीडियो में मैंने एक भूल भी किया था, जिसकी भूल सुधार की मुझे जरूरत है। दरअसल मैं गिरिडीह लोकसभा के बदले में बोकारो लोकसभा बोल गया था। यह मेरी भूल थी। होता है कई बार बोलने के क्रम में चीजें निकल जाती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ एक बार बोल दिया गया तो बोल दिया गया। प्रिंट मीडिया तो है नहीं, वेबसाइट है नहीं कि उसमें सुधार की जाए। लेकिन फिलहाल आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है कांग्रेस की इसलिए कि भाजपा की इतर कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार करते हुए दिख रही है। 2029 की तैयारी को लेकर कांग्रेस भी अपनी कमर कसती हुई दिख रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा तो रणनीति बना ही रही है, कांग्रेस के अंदर भी, अंदर खाने भी जो उसके रणनीतिकार हैं, वो कई स्तर पर काम करते हुए दिख रहे हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जोगिंदर साहू, जिन्हें निष्कासित किया गया था 3 वर्षों के लिए, वो 3 महीने के पहले ही उनका निष्कासन रद्द हो गया। लेकिन मैं सिर्फ जोगिंदर साहू की बात नहीं कर रहा हूं। यदि पूरे झारखंड के अलग अलग हिस्सों को देखेंगे तो कांग्रेस पूरे झारखंड के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जोगिंदर साहू को सामने लाते हुए दिख रही है। जोगिंदर साहू एक नाम हो सकते हैं, मैं जोगिंदर साहू को लाते हुए कह रहा हूं तो इसलिए कि उनके जैसा ही आक्रामक तेवर, उनके जैसा ही बेबाक अंदाज, उनके जैसा ही सीएम हेमंत को घेरने की रणनीति, तमाम उन चेहरों को कांग्रेस जो है आगे बढ़ाते हुए दिख रही है। जोगिंदर साहू की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले आप देख ले दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिण छोटा नागपुर में कांग्रेस जिस तरीके से
बंधु तिर्की को आगे करते हुए दिख रही है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा परिसीमन के सवाल पर, डिलिमिटेशन के सवाल पर, जो आदिवासी समाज के बेहद ज्वलंत मुद्दे हैं, उस समाज पर बंधु तिर्की लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रेस क्लब में उनका लगातार कार्यक्रम हो रहा है, राहुल गांधी से मिलने की बात हो रही है, यानी डिलिमिटेशन, डीलिस्टिंग जो आदिवासी समाज का एक बड़ा मुद्दा है, प्रखर मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। आदिवासी समाज उसके अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कल्चरल आइडेंटिटी से जोड़कर देखता है। बंधु तिर्की एक मोर्चा खोलते हुए वहां नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिलिमिटेशन और डीलिस्टिंग के सवाल पर ही नहीं, आप बंधु तिर्की को देखें कि जिस तरीके से नगड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यदि नगड़ी की जमीन इस आदिवासी समुदाय के हाथ से निकल गई तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ये आदिवासी समुदाय के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। या फिर बंधु तिर्की यह बतलाना चाह रहे हैं कि सीएम हेमंत के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि राजनीति में अक्सर जो संवाद होता है, जो बयान होते हैं, उसके अपने निहितार्थ होते हैं। तो मैं इसलिए बंधु तिर्की की चर्चा कर रहा था कि आप गौर से देखें तो दक्षिण छोटा नागपुर के आप मांडर और मांडर के सटे हुए तमाम जो लोहरदगा से लेकर के तोरपाई तमाम जो इलाके हैं, यहाँ बंधु तिर्की एक मजबूत स्तंभ के रूप में, मजबूत चेहरा के रूप में सामने आते हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है उनकी शुरुआती पॉलिटिक्स ही आदिवासी मूलवासी समुदाय की रही है, तो ट्राइबल वॉइस में माने जाते हैं। तो उस रूप में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बंधु तिर्की नगरी के सवाल पर, डीलिस्टिंग के सवाल पर, डिलिमिटेशन के सवाल पर लगातार प्रखर है, तो एक मोर्चा वहां से भी खुलता नजर आता है। यानी जिस शेरे दिल आदिवासी की बात हम लोग करते रहते हैं, कांग्रेस की भी कोशिश है कि उसके अंदर से भी एक वॉइस सामने आए, एक ट्राइबल समुदाय की एक आवाज सामने आए, उससे आगे बढ़े आप। तो चल जाए पलामू, केएन त्रिपाठी जो लंबे समय से सीएम हेमंत से नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस इस गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। और अब देखें केएन त्रिपाठी जो है एक अगड़ी जाति का मजबूत चेहरा है। पलामू प्रमंडल की बात करें, पलामू प्रमंडल में अगड़ा पॉलिटिक्स एक सच्चाई रही है। हालांकि यह सच है कि भाजपा के आने के बाद अब पाकी की बात कर रहे हैं, पलामू की बात कर लें, ये तमाम जगहों पर जो पिछड़ी जाति के विधायक हैं वे कब्जा कर मजबूत उनकी किलेबंदी हुई है। और आलोक चौरसिया तो लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, और अब कह सकते हैं केएन त्रिपाठी की पूरी पॉलिटिक्स को उन्होंने मटिया मेट कर दिया है। आप यदि भाजपा की पॉलिटिक्स से समझने की कोशिश करें तो भाजपा हिंदुत्व का चेहरा खेलती है, हिंदुत्व का ध्वज लहराती है, लेकिन उसके जो विधायक हैं जब अपने अपने विधानसभा में जाते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तो वे पूरी तरह से और विशुद्ध रूप से बैकवर्ड कार्ड खेलते हैं। यही कार्ड डॉक्टर शिवपूजन कुशवाहा खेलते हैं, यही आलोक चौरसिया खेलते हैं, यही दूसरे तमाम विधायक भी खेलते हैं उस इलाके में। लेकिन मैं केएन त्रिपाठी की बात इसलिए कर रहा था कि केएन त्रिपाठी लगातार जेएमएम की नीतियों से, गठबंधन में जिस तरह कांग्रेस की भूमिका रही है उससे वे नाराज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केएन त्रिपाठी, और आपको याद होगा निकाय चुनाव के दरमियान उन्होंने कई तरह की भविष्यवाणियां की थी, और ठीक वही भविष्यवाणी की थी जो भविष्यवाणी जोगिंदर साहब ने की थी। जोगिंदर साहब भी कहते हुए दिख रहे थे कि यह जो सरकार है बुआ सरकार, नाम मात्र की सरकार, यहाँ लूट है, कसोट है। ठीक यही बात तो केएन त्रिपाठी कह रहे थे। हालांकि केएन त्रिपाठी पे कार्रवाई नहीं हो गई, जोगिंदर साहब पे कार्रवाई हो गई, लेकिन यदि कांग्रेस के रणनीति को समझें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं केएन त्रिपाठी को आगे कर करके एक अगला पॉलिटिक्स पलामू के इलाके में खेलती हुई नजर आती है। तो दक्षिण छोटा नागपुर में बंधु तिर्की, उत्तरी पलामू प्रमंडल में केएन त्रिपाठी, यदि उससे आगे बढ़े आप विश्रामपुर इलाके में चले जाएं, गढ़वा इलाके में चले जाएं, तो देखिए वहां से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जिस तरीके से दलितों की आवाज उठाने की कोशिश करते हुए दिखलाई पड़े, जिस तरीके से मगही और भोजपुरी के सवाल को उठाते हुए एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे। हालांकि उनके साथ वॉइस मिलाते हुए दीपिका पांडे भी खड़ी थी और कांग्रेस के दूसरे चेहरे भी खड़े थे, और इसे इस रूप में दिखलाने की कोशिश की गई मीडिया घरानों में कि कांग्रेस के अंदर ही भोजपुरी और मगही के सवाल पर
विभेद है, अलग अलग पक्ष है। लेकिन यदि कांग्रेस की रणनीति को समझने की कोशिश करें तो वह कहीं ना कहीं राधा कृष्ण किशोर को आगे कर दलित पॉलिटिक्स को, जो पूरे पलामू प्रमंडल में यदि अगला पॉलिटिक्स आ भी है तो उसी के पैरेलल दलित पॉलिटिक्स भी वहां खूब चलती है। आप समझ सकते हैं कि हुसैनाबाद, विश्रामपुर, पलामू और दूसरे तमाम हिस्सों में, बाकी वो तमाम हिस्सों में, भावनाथपुर, उन तमाम इलाकों में मायावती की जो बहुजन समाज, बहुजन है, मायावती की जो पार्टी है वह लगातार लगातार एक अच्छा खासा वोट लेती हुई रही है। और अब भी वहां दूसरे जो बहुजनवादी पॉलिटिक्स करने वाले संगठन है उनकी जड़ें भी मजबूत होती जा रही है। खबर यह भी है कि चंद्रशेखर रावण भी उस इलाके में अपने लोगों को भेज चुके हैं, उनकी गतिविधि भी बढ़ चुकी है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस एक तरफ के.एन. त्रिपाठी को आगे कर अगला पॉलिटिक्स खेल रही है, तो राधा कृष्ण किशोर को आगे कर भोजपुरी के सवाल पर, मगही के सवाल पर अपने ही सरकार को घेर रही थी। और घेरना इस रूप में कह सकते हैं कि 2029 की रणनीति बनाती हुई दिख रही थी, और इसके साथ ही दलित पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रही थी। आप कह सकते हैं कि ये इसकी भनक या इसकी समझ जेएमएम को लगी, और जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को आगे करके कहीं ना कहीं राधा कृष्ण किशोर की जो पूरी पॉलिटिक्स की पूरी प्लानिंग थी उसको ध्वस्त करने का काम किया है। और बैद्यनाथ राम पूरे पलामू प्रमंडल में विशेषकर और झारखंड में एक दलित आइडेंटिटी के रूप में सामने आए हैं। और जिस तरीके से अपनी जीत के बाद उन्होंने जय भीम का नारा दिया, उससे भी यह संकेत मिलता है कि बैद्यनाथ राम के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं कि एक तरफ राधा कृष्ण किशोर, एक तरफ बंधु तिर्की, दूसरी तरफ में के.एन. त्रिपाठी, चौथा तरफ जोगेंद्र साहू। ये जो बड़का गांव का इलाका है, हजारीबाग का इलाका है, उसके सटे हुए जो तमाम विधानसभा है, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ना तो बंधु तिर्की ना तो जोगेंद्र साहू ये अपनी जीत के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं है। बंधु तिर्की तब भी जीत हासिल करते रहे थे जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे, बंधु तिर्की तब भी जीत हासिल किए जब वो निर्दलीय थे, बंधु तिर्की तब भी जीत हासिल किए झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी के साथ रहे। तो बंधु तिर्की का मांडर और मांडर क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन रही है, वो जीत के लिए कांग्रेस के मोहताज नहीं है, और कांग्रेस के लिए जीत के मोहताज नहीं है। लेकिन आगे की पॉलिटिक्स में, बड़ी पॉलिटिक्स के लिए उन्हें एक नेशनल पार्टी की जरूरत है। तो आप कह सकते हैं कि बंधु तिर्की उस इलाके से जीत के आते हैं, लेकिन नेशनल वॉइस बनने के लिए या बड़ा राजनीतिक आकांक्षा के लिए उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है, और कांग्रेस उसका इसलिए कांग्रेस में वे हैं। जोगेंद्र साहू की भी यही स्थिति है। जोगेंद्र साहू वहां से खुद जीतते हैं, उनकी पत्नी जीतती है, उनकी बेटी जीतती है। ठीक है, इस बार के चुनाव वे हार गए, लेकिन जोगेंद्र साहू की सियासी जमीन बड़का गांव के इलाके में बेहद मजबूत है। और आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि वैश्य समुदाय जो आज अमूमन या लार्ज लेवल पर भाजपा के वोटर रही है, लेकिन आप उस इलाके को देखें, बड़का गांव के आसपास के इलाके को देखें, तो वहां का वैश्य समुदाय आंख मूंद के जोगेंद्र साहू के साथ खड़ा नजर आता। यानी जोगेंद्र साहू के साथ आने से कांग्रेस को वोट का प्लस होता है, कांग्रेस को उन सामाजिक समूहों पर मजबूती मिलती है जहां उसका वोटर नहीं है। तो जोगेंद्र साहू भी अपने बुते जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन फिर से वही सवाल कि विधायक बनना आसान है, विधायक के बाद की पॉलिटिक्स क्या होगी। इसलिए बंधु तिर्की को भी कांग्रेस की जरूरत है, जोगेंद्र साहू को भी जरूरत है। लेकिन मैं चर्चा इन चारों की इसलिए कर रहा हूं कि 2029 की पॉलिटिक्स जो जिस तरीके से अब आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से भाजपा की कोशिश है कि वह कुर्मी समुदाय को साधे और कुर्मी समुदाय के साधते हुए 2029 में झंडा फहराए। हालांकि मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि कुर्मी समुदाय की जितनी घनी आबादी उतरी छोटा नागपुर में है और कोल्हान के कुछ इलाके में, उससे आगे
नहीं दिखती। उस हालत में भाजपा कुर्मी समुदाय के चेहरे को आगे लाती है, जयराम महतो के साथ समझौता करती है, तो जयराम महतो को कितनी सीटें देगी यह भी सवाल है। और जयराम महतो की नजर उन्हीं विधानसभा पर होगी जहां जहां भाजपा की किलेबंदी मजबूत है। इस हालत में जयराम महतो का भाजपा के साथ कितना मजबूत गठबंधन होगा, कितना व्यवहारिक होगा, यह एक सवाल है। लेकिन मैं कांग्रेस की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस भी अपने स्तर से गठबंधन के अंदर रहते हुए भी 2029 की तैयारी कर रही है। और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से हार आई है और जेएमएम का जो प्रत्याशी जीतने में सफल हुआ है, भले ही कांग्रेस इसे विष को पीने की बात कर दे, जहर को पीने की बात कर दे, लेकिन यह सिर्फ मीडिया का आई वॉशिंग है। दरअसल है सच्चाई है कि कांग्रेस अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। आने वाले दिनों में प्रभारी भी बदले जा सकते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष में बदलाव हो सकता है, पूरा पार्टी स्ट्रक्चर बदल सकता है। कांग्रेस एक नए फॉर्म में, नए तेवर में सामने आ सकती है। हालांकि यह सच है कि वह गठबंधन का हिस्सा रहेगी, 2029 तक रहेगी, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस इस 16 की जो संख्या उससे अब वह संतुष्ट नहीं हो, अपने चीजों को आगे बढ़ाना चाहती। वो आगे कितना बढ़ाना चाहती यह भी देखना होगा उस वक्त कि राजद की हिस्सेदारी कितनी सिमटती है, माले की हिस्सेदारी कितनी सिमटती है। लेकिन महागठबंधन के अंदर एक कोहराम की स्थिति जरूर है। और आपने चंद दिन पहले सुना होगा, परसों ही सुना होगा कि एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग सामने आ गई, जिसके अध्यक्ष कभी गुरुजी शिबू सोरेन होते थे, काफी दिनों से डेढ़ बंधु तिर्की भी उसके हिस्सा होते थे, उस समिति में होते थे। एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की चर्चा के पीछे या मांग के पीछे वजह यही है कि कांग्रेस 2029 तक अब अपने पैरों पर झारखंड में खड़ा होना चाहती है। और उसने साफ रूप से 4 धुरंधरों को मैदान में छोड़ दिया है। वे धुरंधर जोगेंद्र साहब हैं, वे धुरंधर बंधु तिर्की हैं, वे धुरंधर के त्रिपाठी हैं, और वे धुरंधर राधा कृष्ण किशोर हैं। आप चाहें तो इसमें दीपिका पांडे का नाम भी जोड़ सकते हैं उस इलाके में, क्योंकि गोड्डा को जो पूरा इलाका है जिस तरीके से वो राजद के हिस्से में रहा, और प्रदीप यादव और दीपिका पांडे के बीच की रसाकसी, प्रदीप यादव और संजय यादव के बीच की रसाकसी को भी समझने की जरूरत है। बावजूद इसके दीपिका पांडे चेहरा के रूप में सामने आए, और कांग्रेस के जो सबसे निष्ठावान मंत्रियों में गिनती दीपिका पांडे की ही होती है। तो कांग्रेस अब कह सकते हैं 4 या 5 धुरंधर कह सकते हैं। 5 धुरंधर के भरोसे कांग्रेस 2029 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि कांग्रेस को नया प्रभारी किसे मिलता है। कांग्रेस ने या कांग्रेस की ओर से किसी ट्राइबल चेहरे को प्रभारी के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होती है, बनाया जाता है, तो यकीन मानिए इस दावे के साथ कहा जाएगा कि कांग्रेस जेएमएम का जो ट्राइबल वोट है उसको टक्कर देने की स्थिति में सामने आएगी, उस पर उसकी नजर होगी। क्योंकि कुर्मी पॉलिटिक्स जिस रूप से केशव महतो कमलेश को लाया गया और सतता हुआ नहीं दिखा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर अब नए समीकरणों के साथ 2029 की ओर बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। और फिलहाल खबर यही नजर मुझे आता है कि कांग्रेस के अंदर 4 धुरंधरों पर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा चुकी है, और यही कांग्रेस का 2029 का मास्टर प्लान है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।